तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी सीपीओ 2024 को लेकर एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। हालांकि ये नोटिफिकेशन आपका फरवरी में आना था, लेकिन इस महीने जो मार्च की 4 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। कल रात में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। मैंने ग्रुप में आपसे पीडीएफ शेयर कर दी थी और बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा था सर कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना, क्या 12th क्लास वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्या क्या लगेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किस तरीके से होगा, मेडिकल में क्या क्या लगेगा। तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, कितनी स्टेजेस में एग्जाम कंप्लीट होगा, लास्ट डेट क्या है एग्जाम फॉर्म भरने की, ये सारी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी जो सीपीओ होता है, जिसमें दो पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया है। पहला है एसआई, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, और दूसरा होता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जो कि सीएपीएफ की जो पोस्टिंग होती है वो आपकी ऑल इंडिया लेवल की होती है, लेकिन सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस का है उसमें सिर्फ आपकी दिल्ली पुलिस में ही पोस्टिंग होती है, दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है आपकी। तो ये दो पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है बेसिकली। इसका फॉर्म जो भराने की डेट है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है, 4 तारीख से ये स्टार्ट हो चुकी है और ये 28 मार्च तक आपका चलने वाला है। आप 4 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। आप फॉर्म को 10 तारीख तक भी भर देंगे तो चलेगा, लेकिन आप 20 तारीख 22 तारीख से पहले पहले फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि आपको एसएससी की साइट का पता है, लास्ट मोमेंट पर एसएससी की साइट वर्क करना बंद कर देती है। इसलिए आप उसके भरोसे ना बैठे कि लास्ट डेट का वेट करेंगे। तो पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, फिर बाद में मैसेज कर ये ना बोलें कि सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, बार बार हम आउट हो जा रहे हैं साइट से एसएससी की। ठीक है, उसके बाद 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की जो क्या है वो 29 तारीख तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, एक दिन बाद तक। मतलब 28 मार्च आपका लास्ट डेट है, 29 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जाम कब होने वाला है इसका। तो इसका एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है वो 9, 10 और 13, मतलब 3 दिन में ये कंडक्ट होगा आपका मई में। मतलब अभी आपका क्या चल रहा है, मार्च। मार्च में इसके फॉर्म भरा रहे हैं, पूरे मार्च में इसके फॉर्म भराएंगे 28 तारीख तक। अप्रैल का समय और आपका मई में आपका एग्जाम होने वाला है। मतलब पूरा पूरा आप बोल सकते हैं 1 महीने का समय अभी आपके पास है। 1 महीने में आपको कंप्लीट करना है एसएससी सीपीओ को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने हाईलाइट कर दी है यहाँ पर। सब इंस्पेक्टर जो है यहाँ पर, जो एसएससी जीडी का, एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो लेवल 6 की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट है, तो इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका बेसिक पे रहेगा। बेसिक पे रहेगा, और ये ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। गेजेटेड पोस्ट नहीं है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। और नॉन मिनिस्ट्रियल, मतलब किसी मंत्रालय में पोस्टिंग नहीं रहेगी आपकी, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टिंग है। इसकी जो सैलरी बनेगी वो अप्रॉक्स आपकी 60,000 के समथिंग बनेगी, क्योंकि लेवल 6 की अप्रॉक्स यदि मैं बात करूं तो 60,000 आपकी टच कर जाएगी। अप्रॉक्स बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर, यदि मैं दिल्ली पुलिस में बात करूं तो इसके लिए ये होती है आपकी लेवल 6 की ही पोस्ट होती है, लेकिन ये ग्रुप सी में आती है, दिल्ली पुलिस के अंडर में आती है और ये ग्रुप सी में आती है। ये ऑल इंडिया लेवल पर नहीं होती है इसकी पोस्टिंग, इसकी दिल्ली पुलिस में ही आपकी पोस्टिंग होगी। और इसकी भी सैलरी अप्रॉक्स उतनी ही बनेगी, 60,000 के समथिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी आई है। टेंटेटिव का मतलब होता है कि सर आगे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अभी वैकेंसीज का कंफर्म नहीं है कितनी है, लेकिन अप्रॉक्स उन्होंने बता दिया कि इतनी वैकेंसीज है। अब सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में आपका होने वाला है उसमें मेल के लिए जो 125 टोटल वैकेंसीज आई है, और सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए जो पोस्टिंग होने वाली है वो 61 वैकेंसीज है टोटल। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो सब इंस्पेक्टर जीडी में, यदि मैं सीएपीएफ की बात करूं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, तो इसकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, जिसमें बीएसएफ आ जाता है, सीआईएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, तो ये आईटीबी बीपी आ जाता है, एसएसबी आ जाता है। तो इस तरीके से टोटल जो आपकी पोस्टिंग हो रही है वो 4001 पोस्टिंग हो रही है। तो आप देखें तो अप्रॉक्स इसमें 4200 के समथिंग आपकी वैकेंसीज आ रही है, 4200 के समथिंग टोटल ओवरऑल आपकी वैकेंसीज होने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसीज कम नहीं है, अच्छी खासी। अगर आप एग्जाम सीरियस कैंडिडेट है तो आप निकाल सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कंपटीशन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होता है, और फिजिकल टेस्ट हर कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यदि आप थ्योरी में अच्छे खासे स्कोर कर भी लेते हैं तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम्स होते हैं, अभी एमपी गवर्नमेंट में भी कांस्टेबल का एग्जाम का फिजिकल की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फिजिकल अच्छा है, वो इस पोस्ट को सीरियस जरूर लें। इस पोस्ट से अच्छी पोस्ट नहीं होगी। मैं मतलब पुलिस में यदि आपको जाना है तो आप देखिए, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और सीएपीएफ की भी अच्छी पोस्ट है, तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है इसमें, देखिए सिटीजन एज लिमिट। देखिए एज लिमिट आपकी जो काउंट होगी वो 1/8/2024 तक काउंट होगी। 1/8/2024 का मतलब क्या होता है? 1 अगस्त, मतलब 1/8 के बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद आपकी एज लिमिट, मतलब 1 तारीख तक आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। क्रूशियल डेट जो होगी वो आपकी जो एज लिमिट को देखी जाएगी वो 1/8 देखी जाएगी। 1/8/2023। एक सेकंड, यहाँ पर क्या बोला गया है?
द क्रूशियल डेट ऑफ एज इज फिक्स्ड एज 8 इन अकॉर्डिंग टू द ड्यू ठीक है, ये तो ओएम के बारे में बताया गया, लेकिन आपकी जो एज लिमिट है वो 1/8/2024 से देखी जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1/8 तक की जाएगी, यदि आप अभी एलिजिबल नहीं भी है तो 1/8 तक हो जाए। और 20 से 25 साल उम्र है तो 25 साल से ऊपर वाले बच्चे इस वीडियो को ना ही देखें अभी, क्योंकि 25 साल से ऊपर वाले इसको नहीं भर सकते। लेकिन हाँ, अगर आप एस टी एस सी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, यदि आपके पास इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट है तो वहां पर एज रिलैक्सेशन भी है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। उसके बाद यहाँ पर आपको बता दिया गया कि यदि कोई स्टूडेंट 2/8/1999 से पहले का जन्मा हुआ है तो वो फॉर्म नहीं भरे, और उसके बाद 1/8/2024 2004 के बाद वाले भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आपके पास एससी एसटी सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें मैं बताऊंगा कि कितना रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये आ गया, एस टी एस सी के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास एस टी एस सी सर्टिफिकेट है तो आप 25 साल की जगह 30 साल तक एलिजिबल हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का मिलेगा, मतलब आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए भी ये दिया हुआ है आपको 3 साल का। ठीक है, लेकिन एज आपकी यहाँ पर कहां से काउंट की जाएगी? क्लोजिंग डेट से काउंट की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो आगे हो गया आपका इस तरीके से एज रिलैक्सेशन। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म is same recorded in matriculation or secondary examination certificate will be accepted by the commission for determining the age and no subsequent request for change will be considered on granted। ध्यान से देखिएगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना भैया, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, जो भी बच्चे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे एग्जाम फॉर्म भरते समय, वो एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो वो 10th क्लास से मैच करना चाहिए। 10th क्लास में जो आपके सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वही लिखना है आपको। ये नहीं कि सर हमने ग्रेजुएशन में हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने चेंज करवाई थी तो उस हिसाब से नहीं, आपकी जो 10th में सर्टिफिकेट में होगी वही वहीं से आपका ये देखा जाएगा। अगर वो नहीं होती है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे बाद में। तो इसलिए वही डेट ऑफ बर्थ भरे जो आपकी मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 10th या 12th में जो भरी हुई है। 10th 12th में दोनों में वही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। यहाँ देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो आप, मैंने अभी आपसे बात की कि एसटीएससी सर्टिफिकेट है या आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो आप किस तरीके से वो होना चाहिए। तो जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, पहली चीज। तो दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट इशूज बाय गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली टू कैंडिडेट ओबीसी लिस्टेड इन जीएनसीटी बट नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई इन दिल्ली पुलिस फॉर रिजर्वेशन। ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली पुलिस का है, मतलब आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का है, तो आप एसआई, दिल्ली के एसआई के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन यदि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली पुलिस का नहीं है, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यदि आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो आप जो आपका सीआरपीएफ वाली वैकेंसी सी, जो दूसरी वैकेंसीज मैंने आपको बताई थी, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ आप दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके लिए आप सिर्फ सीएपीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको यूआर या ईडब्ल्यू से ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्वेशन वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ध्यान से देखिएगा भैया, ये हमेशा मैं पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूं कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मेरी एक वीडियो डली हुई है, यदि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, एसटीएससी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमारे चैनल पर वो वीडियो पहले से डली हुई है, उसमें बच्चों के कमेंट्स आते हैं, वहां पर आपकी पूरी क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। मैक्सिमम क्वेरीज में सॉल्व कर देता हूं, तो आप वहां पर जाकर देखें, वो वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और अब मैं आपको डबल बता दे रहा हूं कि आपका जो एसटीएससी सर्टिफिकेट है या ओबीसी सर्टिफिकेट है भाई, तो आपको प्रिस्क्राइब्ड जो भी अथॉरिटी बोली गई है उसी के सिग्नेचर होना चाहिए। आप ये ना बोलें कि सर हमने तहसीलदार से करा लिया या पुलिस वाले से करा लिया, कुछ भी कहीं भी साइन नहीं कराना है आपको। आप ऐसे तो खुद भी साइन करके बता सकते हैं ना सर्टिफिकेट। तो जो बोला गया है, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आपका ऑल इंडिया लेवल का, जो एसएससी के फॉर्म में आपको मैं बताऊंगा, नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है फॉर्म, तो उसी के बेस पर आप फॉर्म को फिल करें, वैसा ही फॉर्म बनवाएं। क्योंकि बाद में फिर चेंज आता है, आपको ऑल इंडिया लेवल का बनाना है भाई। जब आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसमें भारत सरकार जरूर लिखा होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर डेट ही और सी possess द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन क्रूशियल डेट। देखिए, क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है, दो प्रकार के ओबीसी सर्टिफिकेट होते हैं। एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, एक होता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। तो 8 लाख से ऊपर वाले जो क्रीमी लेयर होते हैं ना भैया, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। लेकिन नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं ना, जो 8 लाख से कम इनकम वाले हैं, इसका वो देख लीजिएगा आप। तो 8 लाख से यदि कम इनकम है आपकी, नॉन क्रीमी लेयर में यदि आप आते हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा। लेकिन इसकी एक टर्म्स कंडीशन ये होती है कि सर, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए,
और दूसरा अभी एक ओएम आया था जिसमें एक केस हुआ था, कोर्ट केस, उसके बाद से एक ओएम आया था, और उस ओएम में ये क्लियरली बोल दिया गया था कि आपका 6 महीने बाद तक भी चल सकता है, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ना तो पुराना होना चाहिए ना 6 महीने के बाद का होना चाहिए। ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट की, उससे अलावा किसी की नहीं। ठीक है, उसके बाद अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस मस्ट इंश्योर दैट ही और possess इनकम और असेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिस। ध्यान से देखिएगा भैया, अब ये तो बात हो गई भैया ओबीसी सर्टिफिकेट की। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का ऐसा है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका 1 साल तक ही वैलिड होता है। तो यदि आप इस बार ये सीएपीएफ का या एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरने वाले हैं, तो उसके लिए जो आपका वैलिड होने वाला है, उसके लिए आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 माना जाएगा। उसमें ऊपर मतलब अभी आपका जो ये एक्सपायर होने वाला आपका न्यू सर्टिफिकेट इशू होगा। उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो आपका 2023-24 के लिए वैलिड होगा। मतलब पिछला जो 2023-24 वाला आपका जो फाइनेंशियल चला रहा है, क्योंकि पिछला 1 साल का रिकॉर्ड देखने के बेस पर ही तो आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए होता है, तो वो इनकम पर बेस्ड होता है। तो आपकी 2023-24 में जो इनकम रही है उसी के बेस पर आपका 2024-25 के लिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो यदि आपका पुराना बना हुआ है, आप बोलेंगे सर लास्ट ईयर मेरा बना हुआ था, तो वो 2023-24 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, लेकिन आपको इस साल के लिए भी बनवाना है, तो अभी आपका जो ये मार्च चल रहा है, आप मार्च से पहले पहले बनवा लें। इसका देखिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सही समय। यदि आपका सीडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी बनवा सकते हैं, आराम से बनकर आ जाएगा। लास्ट डेट से पहले तक का इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले का। ठीक है, क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर लगेगा वो 1 अप्रैल से ही माना जाएगा, अप्रैल के बेस पर ही बनेगा, क्योंकि आपका जो इनकम है वो मार्च तक का देखा जाएगा। ठीक है, तो आपका बाद में भी चल जाएगा, क्योंकि इसने देखिए आपको क्लियरली बोल दिया 2024-25 के लिए इशू होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल अंटिल द वेरिसिटी ऑफ कंसर्न सर्टिफिकेट। देखिए भैया यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो जब तक प्रोविजनल रखा जाएगा, जब तक कि आपका जो भी सर्टिफिकेट लगाया है वो जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई ना कर ले। जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है ना भाई, तो ज्वाइनिंग होने के बाद आप जो भी सर्टिफिकेट्स लगाते हैं वो एक बार जिस अथॉरिटी से आपने सिग्नेचर कराया वहां से जो डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग हुई है वो उसको वेरीफाई जरूर कराता है। तो यदि आप जहां पर भी ज्वाइनिंग लेने वाले हैं तो भाई आप कोई भी फर्जीवाड़ा ना करें, कोई भी फर्जी तरीके से आप सर्टिफिकेट ना बनवाएं, क्योंकि यदि आप ज्वाइन हो भी जाते हैं फर्जी सर्टिफिकेट से तो बाद में जब ये वेरीफाई होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जब तक आपके ये सर्टिफिकेट्स वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी कंफर्म पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज है, लेकिन आप अगर सही से सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपका, यदि आप प्रॉपर तरीके से बनवा रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्रूशियल डेट क्या बताई गई है एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए? तो आपके लिए बताई गई है क्रूशियल डेट आपका क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट तक आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। अब इसका क्रूशियल डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्या है, तो अभी हमने बताया था आपको 28 तारीख इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है, तो तब तक का आपका माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन दिस। इजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 1/8/2024 तक होना चाहिए, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन देखा जाएगा वो 1/8/2024 तक देखा जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। बच्चों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कल से कि सर, कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, क्या 12th बेस पर हम फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पूरी पोस्टों के लिए वो बैचलर डिग्री, मतलब आपका एक डिग्री तो होना ही चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। और उसमें क्या बोला था, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई। अच्छा, जो कैंडिडेट अपीयर हो चुके हैं बैचलर डिग्री के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कट ऑफ डेट 1/8/2024 से पहले आ जाना चाहिए। मतलब आप जो भी, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, आपका लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, आपका जो रिजल्ट है वो 1/8/2024 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। यदि 1/8/2024 से पहले तक, देखिए ऑन और बिफोर लिखा है, यदि आपका 1 तारीख को भी रिजल्ट आता है तब भी आप वैलिड माने जाएंगे, लेकिन 1 तारीख के बाद अगर आता है, रात 12 बजे के बाद भी आता है, 12:01 पर भी आता है 2 तारीख को, तो आप वैलिड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बातें पूरी क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए क्या बोले, ऑल कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, physical test and physical standard test, medical test will be required to produce all relevant certificate in such as mark sheet, provisional degree, diploma। देखिए भैया, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सभी टेस्ट निकलने के बाद होगा, और जो भी आपकी डेट मानी जाएगी वो 1/8/2024 मानी जाएगी। जो आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, जो डिग्री वगैरह देखी जाएगी ना, और जो भी आप फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आप मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप है या जो भी आप सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, तो वो सभी 1/8/2024 से देखे जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस। देखिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
फॉर्म भरने से पहले जो भी बालक बालिका हैं वो ध्यान से सुन लें कि यदि आप एसआई दिल्ली पुलिस का एसआई सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एलएमवी के लिए, लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस बनता है वो वाला आपके पास होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार के लिए। ऑन द डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस, मतलब जब भी आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे, जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तब तक के लिए, तब तक आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दो लाइसेंस बनते हैं, पहला लर्निंग बनता है, दूसरा वैलिड बनता है। आपके पास पूरा प्रॉपर तरीके से आपका लाइसेंस कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भाई फटाफट से बनवा लीजिए। जो मेल कैंडिडेट हु डू नॉट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आर एलिजिबल टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ ओनली। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है भाई तो आप सिर्फ सीएपीएफ का ही फॉर्म भर सकते हैं, बाकी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का नहीं भर सकते। मतलब सीधी सी बात यहाँ पर ये है सर कि यदि आपको दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बट यदि आप चाहते हैं सिर्फ सीएपीएफ का ही आपको भरना है तो उसके लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी नहीं है। अब बात आती है कि सर अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्म को, तो आपको पता है कि एसएससी की न्यू वेबसाइट आ चुकी है ssc.nic.in। आप इस लिंक पर जाकर आप जा सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसकी लास्ट डेट है वो 28 मार्च है, तो ध्यान रखें इस बात को, पहले ही फॉर्म फिल कर दें। अब बात आती है फीस की, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 100 रुपीज लगेगी फीस नॉर्मल की, और यदि आप वुमेन है तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। यदि आप ST SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, ठीक है। अब फीस पे कैसे कर सकते हैं आप, तो भीम यूपीआई इनका यूज करके आप फीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पे करने की लास्ट डेट 29 तारीख है, एक दिन बाद तक फॉर्म, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 28 तारीख, उसके एक दिन बाद तक आप फॉर्म ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके आगे। और देखिए ये आपके सेंटर्स के बारे में दिया हुआ है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, तो ये आपका दिया हुआ है, आप इसको देख लेना। मैं ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट नहीं हुए तो वहां जाकर कनेक्ट जरूर हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है सर, बहुत देर हो गई, पैटर्न बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, दूसरा होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिर इसको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी बोलेंगे, पीईटी या पीएसटी। फिर होगा तीसरा आपका पेपर 2, और फोर्थ होगा आपका मेडिकल। मतलब आपकी टोटल 4 स्टेप में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। और सभी स्टेजेस आपको निकालना कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। अब पेपर 1 में क्या होता है, तो पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। पहला आएगा रीजनिंग, दूसरा आएगा जीएस जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा क्वांट एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, और चौथा होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 50-50 क्वेश्चन चारों में आते हैं, 50-50 नंबर के आते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 जो होता है ना, देखिए पहले तो पेपर 1 होगा आपका, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा या पीईटी होगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका पेपर 2 होगा, और पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होता है 200 नंबर का। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इंग्लिश का वेटेज 250 नंबर का मैक्सिमम इंग्लिश का वेटेज है भाई। तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना ही चाहिए, यदि आपका फिजिकल स्ट्रांग है तो साथ में इंग्लिश भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स 200 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें भी रहेगा, और 2 घंटे का समय इसमें भी मिलेगा आपको। क्वेश्चंस इन बोथ पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके इसके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए रहेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, उसको आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई इंग्लिश का पेपर भी आपको हिंदी में दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 नंबर की, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए, पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट्स, यदि किसी के पास नेशनल कैडेट कॉर्पोरेशन का कॉर्प्स सर्टिफिकेट है आपके पास, यदि आप एनसीसी होल्डर हैं तो भाई 1/8/2024 तक वो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ बोनस मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 में प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या क्या मार्क्स है, यदि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, 10 मार्क्स आपको बोनस मिलेगा पेपर और पेपर 2 में, ईच पेपर में। उसके बाद यदि आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो इसको परसेंटेज वाइज बता दिया कि मैक्सिमम मार्क्स का 5% 10 हो रहा है, मतलब ये पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये आपको पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ, तो ये डिटेल सिलेबस आप नोटिफिकेशन में से देख सकते हैं, ये मैं नोटिफिकेशन अपलोड कर दूंगा। उसके बाद देखिए पीएचटी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। इसमें क्या क्या होने वाला ध्यान से देखिएगा। यदि आप यदि मैं मेल की बात करता हूँ, मेल में आपकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। भाई 170 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले बिल्कुल भी ना भरें इस फॉर्म को, ठीक है। और आपका जो चेस्ट है, यदि आप चेस्ट एक्सपेंड नहीं करते हैं तो 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और यदि आप चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं तो 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसी प्रकार से ये कुछ रिलैक्सेशन भी कुछ देखिए कुछ एरिया के लिए, जैसे हिल एरिया आपका गढ़वाल, हिल एरियाज ऑफ गढ़वाल
और हिमाचल प्रदेश, तो इस तरीके से जो कुछ स्पेशल एरियाज हैं सिक्किम स्टेट्स के, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, कुछ कम आपका लगेगा, 165 सेंटीमीटर ही आपको हाइट लगेगी यहाँ पर। यदि कोई एसटी कैंडिडेट है तो उसके लिए 162.5 हाइट लगेगी। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 157 लगेगी। ठीक है, और हिल एरिया वाली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 155 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी, और अगर कोई एसटी कैंडिडेट है जो फीमेल है उनके लिए सिर्फ 154 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सर आपका पीईटी क्या होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या होगा। तो देखिए फिजिकल, यहाँ पर जो पहला टेस्ट हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो मतलब ये तो होना चाहिए जो आपका फिजिकली स्टैंडर्ड देखा जाता है। उसके बाद आपकी क्षमता पर बेस्ड एक एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी। ये सभी पोस्ट के लिए होगा। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए बोला गया है आपको भैया कि 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में करना है, फिर 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 6.5 मिनट में करना है, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की होगी जिसमें 3 चांस मिलेंगे आपको, 3 चांसेस में कवर करना है आपको। उसके बाद हाई जंप जो होगी वो 1.2 मीटर की होगी, वो भी 3 चांसेस में करना है। ठीक है, उसके बाद आता है सर शॉर्ट पुट, जिसमें 16 लेग्स लगाना होगा आपको, 4.5 मीटर के 3 चांस मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है, तो सर 10 मीटर की रेस आपको 18 सेकंड में कवर करना है फीमेल कैंडिडेट्स को, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करना है, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर के आपको 3 चांस दिए जाएंगे, और हाई जंप 0.9 मीटर के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, पीईटी और पीएचटी जो है वो उनके लिए कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग वैक्स मार्क्स है। ठीक है भैया, आप कितने ही नंबर ले आए, लेकिन अगर पीईटी और पीएचटी आपका क्वालिफाई नहीं हुआ ना, तो आपके कोई भी नंबर किसी काम के लिए, इनको सिर्फ एटलीस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 मीटर की रेस का बोला है 18 सेकंड में, और आप 100 मीटर किए कि भाई 150 मीटर आप खलीफा बन गए, आप 150 मीटर दौड़ कर आ गए, तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले, इसमें सिर्फ आपका क्वालिफाइंग बेस्ड है। तो जितनी एलिजिबिलिटी आपको उतना कवर तो करके आना ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मेडिकल टेस्ट जो होने वाला है आपका सभी पोस्ट के लिए, उसमें क्या बोला है, ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पेपर 2। देखिए पहले तो पेपर 1 हो जाएगा आपका, फिर आपका पीईटी या पीएचटी टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका जो तीसरा होगा पेपर 2। तो जो पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ सीएपीएफ, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, या फिर कोई दूसरे मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो सर्जन होते हैं ग्रेड ए, वो आपका फिजिकल टेस्ट जो वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा, आई विजन आपका देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होना चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो है टेटू को लेकर के, आपका जो टेटूज होते हैं उसको लेकर आप यहाँ पर देख लें कि टेटूज को लेकर क्या है। तो आपके हाथ में यदि कहीं पर टेटूज वगैरह है तो उसको देख लें, आर्मी के जैसे ही होने वाला है। ठीक है, लोकेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से लोकेशन कहाँ कहाँ होगी, तो चल जाएगा आपको कौन सा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार रीड कर लें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम टेटूज नहीं बनवाते हैं। ठीक है, in addition to admission certificate it is mandatory to carry at least 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स। भैया जब भी आप लेकर जाएंगे ना, पेपर भरने जाएंगे, फॉर्म मतलब पेपर एग्जाम देने जाएंगे, तो आपके पास एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपकी एडमिशन सर्टिफिकेट में है। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप जो भी आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आप एडमिशन सर्टिफिकेट में फिल कर रहे हैं, और वही आपकी 10th में भी होना चाहिए क्योंकि फाइनली आपका वहीं से वेरीफाई होगा। ठीक है, चलिए, और आगे और क्या बोला गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका वो सीएपीएफ डन बाय सीएपीएफ। अच्छा, सीएपीएफ आपका जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। ठीक है, इसमें कोई आपका कमीशन नहीं कराने वाला है। ठीक है, तो ये सब पोस्टें थी जिनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, और कुछ होगी तो only those candidate will be treated as departmental candidate in Delhi police who have indicate such status in their। अच्छा देखिए भैया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, जो भी दिल्ली पुलिस के पार्ट हैं, जो भी दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यदि वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उनको अभी फॉर्म भरते समय ही ये चीज का आपको बताना पड़ेगा कि आप दिल्ली पुलिस में है ऑलरेडी। अगर आप बाद में जाकर बोलते हैं, आप बाद में जाकर प्रूफ भी देंगे, तो वो वैलिड नहीं रहेगा जब तक कि आपका एसएससी फॉर्म में ये लिखा नहीं रहेगा। तो आप एप्लीकेशन यदि फिल कर रहे हैं तो उसमें आप ये जरूर बता दें कि आप दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, उसमें ऑप्शन जरूर आएगा इस चीज का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और कुछ दिया तो नहीं है इंपॉर्टेंट, उम्मीद है मुझे कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको नोटिफिकेशन। और कोई इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, कुछ दिखता है तो। हम्म, हाँ ये देखिए, फॉर्म फिलिंग, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फ्यू क्रूशियल डेट, आधार कार्ड, फादर्स नेम, ये सब चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो सब फॉर्म की आपकी दी हुई है। उसके बाद फिल योर नेम एग्जैक्टली। देखिए आपका जो नेम फिल करेंगे वो 10th क्लास से ही मैच होना चाहिए भाई, अलग नाम बिल्कुल भी मत लिखना, बाद में फिर मैसेज मुझे मत करना टेलीग्राम पर, या कि सर इसका क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, एफिडेविट बनवा ले, क्या कर ले, फालतू के प्रॉब्लम होने से अच्छा है, बेस्ट है कि आप ध्यान से बुद्धि लगाकर अच्छे से फॉर्म फिल करें। ठीक है, सोकर फॉर्म को फिल ना करें, एमपी ऑनलाइन वाले के या कोई भी जो ऑनलाइन वाला है उसके भरोसे ना रहे। ठीक है, ध्यान से देखकर फॉर्म को फिल करें।
डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो 10th से मैच की जाएगी, फादर का नाम 10th से, देखिए सभी 10th से मैच किया जा रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 10th क्लास को ही, 10th क्लास के सर्टिफिकेट के बेस पर ही आपको सब फिल करना है। 10th क्लास का सब कुछ अच्छे से फिल करना है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हाईएस्ट लिखें, जो भी आपका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो हाईएस्ट लिखें। यदि आप पीएचडी होल्डर भी हैं तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा पीएचडी कर चुके हैं आप, जो भी, ठीक है। चलिए और आगे देख लें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं रह रहा है। चलिए, तो ये आपका आ गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग कर ले, जाकर न्यू साइट पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको मेरा नंबर भी प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहां पर मुझे मैसेज करें, मैं आपका जो भी क्वेरी होगी वहां पर मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा भाई। फोटोज को ध्यान से अपलोड करें, फोटो सिग्नेचर को ब्लर बिल्कुल भी ना जाए, फोटो किस तरीके की होना चाहिए वो और दिखा देता हूँ, लास्ट पेज में आपका फोटो के बारे में दिया हुआ है, ध्यान से इसको देख लो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फोटोज के बारे में और मैं बता देता हूँ आपको कि फोटो की क्या कहानी है। ये सर्टिफिकेट्स के बारे में भी दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए, तो फोटो का लास्ट में आप देख लें कि फोटो किस तरीके की होना चाहिए, वो दिया हुआ है आपको। ये देख लीजिए भैया, ST SC सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता रहा था, आपका इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो लाइन दिख रही है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट होती है भाई, ये आपको शो करता है कि ये इंडिया लेवल का है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये एक्ट वगैरह लिखे रहते हैं ना, ये शो करते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंडिया लेवल का है, ठीक है। उसके बाद सील साइन जो है किस किस के हो सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर के हो सकते हैं, SDM के हो सकते हैं, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर के हो सकते हैं, तहसीलदार के हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो जो हो सकते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट मतलब होता है, तालुका मतलब होता है तहसील का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके, ठीक है। तो तहसीलदार के साइन भी चल जाएंगे, तो इनके साइन हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से नीचे वाले के सिग्नेचर होंगे तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका ये सर्टिफिकेट ओबीसी को लेकर था, ये सर्टिफिकेट है, आप देखिए इस तरीके की ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट उसमें ये लाइन होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वैलिड होना चाहिए। तो जो भी स्टेट का सर्टिफिकेट बनवा कर बैठे हैं भाई, ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो चांस बिल्कुल भी ना ले, फॉर्म भरते टाइम आप यूआर से भर दें तो ज्यादा सेफ रहेंगे, बेस्ट, इससे कि भाई आप बाद में जाकर रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये फोटोग्राफ जरूर देख लें, आपकी जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है वो ये है, इस तरीके से आप फोटोग्राफ आपकी क्लिक ना कर पाए, ये जो ब्लर होती है, ये जो बैकग्राउंड इस तरीके का होता है चश्मा लगाकर इस तरीके से, तो ये फोटोज आपकी नहीं होना चाहिए। आपकी जो वैलिड फोटो रहेगी वो ये रहेगी, डेट जरूरी नहीं है, आप देखिएगा फॉर्म भरते टाइम आपको दिखेगा डेट, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पुरानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मतलब अगली वीडियो के अगली क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आज आने वाला है, आगे इन फ्यूचर में आने वाला है, तो सीजीएल के मैं से प्रैक्टिस सेट कवर करा रहा हूँ। और आपका जो सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, इसके साथ साथ मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सीपीओ के पूरे सेट्स जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो पूरे प्रैक्टिस आपके करा दूं, ताकि आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार के नोटिफिकेशन से कनेक्ट होने के लिए, नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।